एडवोकेट अंकुर शर्मा, क्या जरूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? एडवोकेट अंकुर शर्मा एक बेबाक आवाज जम्मू की, हमेशा चर्चाओं में रहने वाले, अपनी पार्टी बनाई, एकजुट जम्मू से आगाज किया, नेशनल पार्टी तक रजिस्टर्ड की, फिर क्या जरूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? आज की खास मुलाकात में हमारे साथ अंकुर शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर और सीनियर वकील हैं, ये वो मौजूद रहेंगे। अंकुर जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं ही नहीं बल्कि पूरी जनता, आपके फॉलोअर्स, ये सब लोग जानना चाहते हैं कि अंकुर शर्मा जब आवाज उठाते थे, वो कोई भी पार्टी हो उसको बख्शते नहीं थे, लेकिन जिस पार्टी के अगेंस्ट ज्यादा अपने आवाजें बुलंद की, उसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। क्या वजूहात रही? देखिए, मुझे लगता है कि अपने पूरे संघर्ष में एक स्टेज पे हम पहुंचे जहां पे कलेक्टिव और तमाम पार्टी के और सदस्यों का भी ये निष्कर्ष था, ये कंक्लूजन था कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, वैचारिक दृष्टिकोण से, आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग जो एक ही प्लेन पे हैं, जो एक ही फ्रेम पे हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस रह सकते हैं, वो तो हमेशा कहीं पे भी रहेंगे, एक फैमिली में भी रहते हैं, उन्हें अपने हाथ मिलाने चाहिए। दे शुड क्लोज रैंक्स। और इसी संबंध में कुछ समय से डिबेट चल रही थी पार्टी में इंटरनली भी, जो हमारी अपनी एक हम सनातन भारत दल, या पहले जिसे एकजुट जम्मू के नाम से आप जानते थे, था। तो एक टाइम आ गया जब इस निष्कर्ष पे हम पूरे तरीके से पहुंच गए कि अब समय है कि इलेक्टोरल दृष्टिकोण से अगर देखना हो, और जैसी परिस्थिति जम्मू कश्मीर में भी और देश में भी बनी है, जो अलगाववाद के, सेसेशनिज्म के या देश विरोधी ताकतें जिस तरीके से मजबूत हो रही हैं और जो प्रोसेस चल रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहिए। उस निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रख के हमने निर्णय लिया। और ये हमने निर्णय इस आधार पे नहीं लिया कि किस समय हमें पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए ताकि हमारा पर्सनल जो करियर है वो सिक्योर हो, बल्कि इस आधार पे लिया कि हम कब कन्विंस हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना हमारे सिविलाइजेशनल गोल्स की पूर्ति के लिए अनिवार्य रहेगा। तो जब हम उस कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंचे कि वैचारिक दृष्टिकोण से जो हम समझते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाके हो सकता है, तो उस समय हमने पार्टी को ज्वाइन किया। और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी। और फिर इलेक्शन से 4-5-6 दिन पहले फॉर्मली हमने अपने सब सहयोगियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जिसमें आपने देखा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की मौजूदगी में वो हुआ। देन सब्सिक्वेंटली जो पार्टी के तमाम और नेता थे, केंद्रीय स्तर के भी मंत्री, और उसके अलावा राज्य के भी जो पदाधिकारी थे, डिफरेंट पदाधिकारी थे, उनकी उपस्थिति में, और उसके बाद पूरी टीम के साथ हमारी। अंकुर जी, बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए, क्या उन मुद्दों पे मजीद आगे ऐसे ही काम होगा, जिनमें से एक है कि आप ये चाहते थे कि जम्मू प्रोविंस को अलग स्टेट बनाया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी में इस मुद्दे को स्पेस मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कोई नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमेशा से ही पार्टी काडर के साथ, नेताओं के साथ चर्चाओं के माध्यम से, टीवी स्टूडियोज में, पर्सनल लेवल पे रिलेशंस, क्योंकि आइडियोलॉजी सेम होने के कारण संपर्क रहा। तो वो इतने वर्षों का जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेटिक स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, पार्टी का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते, मैं ये भी समझता हूँ कि पार्टी की पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन, या हम जिस बात में विश्वास रखते हैं वो पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन बने, उसके लिए एक प्रोसेस रहता है, और वो प्रोसेस इन हाउस प्रोसेस रहता है। पार्टी में आप चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, आप अपनी बात रखते हैं, उसको सुनने के लिए तमाम प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, और प्लेटफॉर्म्स पे बात रखने की समस्या हमारे साथ नहीं है, क्योंकि बहुत सिस्टम ही ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। तो एक उस प्रोसेस के ज़रिए आप चल के देन यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पार्टी को कन्विंस करते हैं कि नाउ दिस शुड बी योर ऑफिशियल पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि उसी डिसिप्लिन का निर्वहन करते हुए हमारे जितने भी उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम पार्टी के अंदर ये ओपिनियन बिल्डिंग का काम करेंगे, लीडरशिप को भी कन्विंस करने का काम करेंगे कि इन विषयों पे पार्टी की पोजीशन ये होनी चाहिए,
और वो हर एक व्यक्ति का दायित्व है पार्टी में। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन के आ गया हूँ या ऐसा कोई व्यक्ति बन के आ गया हूँ जिसे सब कुछ पता है। बहुत सारी चीज़ों पे गलत भी हो सकते हैं, निष्कर्ष बदले भी जा सकते हैं वंस यू कम टू नो कि भाई ये गलत है, लेकिन ओनली टू दैट एक्सटेंट। हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इंटरनली पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे इंटरनली ये बातें रखते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके की सोच और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और जिस तरीके का पार्टी कार्डर भारतीय जनता पार्टी का है, तमाम जो हमारे इश्यूज थे उस पे मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन पार्टी विल प्रोबेबली टेक अ पोजीशन जिससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। अंकुर जी, काफी अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और लोगों ने सरकार चुनी, अपनी सरकार बनी लोगों की, और सरकार से जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। जो रिसेंटली असेंबली सेशन हुआ उस पर आने से पहले मैं ये समझना चाहूंगा, 5 अगस्त 2019 को दफा 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया। आप कानून दान हैं, कानून जानते हैं, मैं ये समझना चाहूंगा क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल था? 370 35A को हटाना कॉन्स्टिट्यूशनल था या जिस तरीके से हटाया गया, जो चीजें अडॉप्ट की गई, जिसमें पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों को यरगमाल बनाया गया, वो तरीका दुरुस्त था? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई तो उसके बाद मैं इस विषय में कोई भी अपना ओपिनियन दूं तो वो तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। 370 और 35A की एब्रोगेशन को तमाम यहाँ की भी पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 और 35A की एब्रोगेशन को अपहोल्ड किया है, यानी उसकी संवैधानिक वैधता को जो चुनौती दी थी उसे नहीं माना है और ये कहा है कि बिल्कुल संवैधानिक तरीके से किया गया। केंद्र सरकार के पास संविधान के तहत ये शक्ति थी, ये ताकत थी, ये पावर थी, और जो प्रोसीजर केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया उस प्रोसीजर से पूरे तरीके से हम संतुष्ट होकर डिक्लेयर करते हैं कि 370 और 35A को ठीक तरीके से। तो फिर असेंबली में रेजोल्यूशन क्यों? देखिए, वो तो लोकल पॉलिटिक्स है, वहाँ कश्मीर बेस्ड। इसको भी आप गैर कानूनी समझेंगे? ये देखिए, इसे मैं गैर कानूनी नहीं समझूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए किसी विषय में कोई अपनी बात कह दी तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तो नहीं, जो अभी मैं वही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तो क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दी। तो इसीलिए असेंबली एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक सोवरेन और एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। तो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना और उसमें कुछ कहना, उसमें कुछ भी इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। रेजोल्यूशंस कैन बी मूव्ड, उस पर इख्तलाफ हो सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट रजिस्टर किया, ये सब चीज़ें लेजिस्लेटिव डोमेन में जो है लेजिटिमेट तरीके हैं। किसी भी संबंध में रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पास करना नहीं करना वो असेंबली का प्रेरोगेटिव है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय में कुछ कह दिया है तो उस संबंध में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अंकुर जी, क्या लगता है आपको जो असेंबली सेशन में ये हुआ, ये मुद्दा उठाया गया, उसकी जगह लोगों के मसाइल पे बात की जाती? क्योंकि काफी कई सालों के बाद यहाँ सरकार बनी है और लोगों के बहुत काम हैं ऐसे जो पड़े हैं, लोग मुश्किलात से दो चार हैं, तो क्यों ये इतनी खलबली क्यों, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग हों या जो सरकार में लोग बैठे हैं, और मुद्दों को प्रायोरिटी देने के बजाय आपने ऐसे मुद्दे शुरू कर लिए जो वो भी जानते हैं कि ये हल नहीं होने वाला? तो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में दैट यू आर व्हिपिंग अ डेड हॉर्स, तो वो करने वाली बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक्चुअल प्रेसिंग इश्यूज हैं जिन पे निर्णय लिए जाने चाहिए, डिसीजंस लिए जाने चाहिए, जिन विषयों को लेके असेंबली में चर्चा की जानी चाहिए, डिबेट की जानी चाहिए और डिबेट के माध्यम से फिर डिसीजंस लिए जाने चाहिए। आई स्ट्रांगली एग्री टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू। डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, लोग जो समस्या में है, प्रॉब्लम में है, उनकी समस्याओं से कैसे निजात दिलाई जा सकती है उस पर डिबेट होनी चाहिए। और शुरू में ही इस तरीके का माहौल बनाना सरकार के द्वारा जो पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग्स को डिस्टेबलाइज करे या वॉश अवे करवा दे, ये मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव अप्रोच रही है सरकार की, जो सरकार ने अडॉप्ट की है। और मुझे लगता है कि डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस, खुशहाली, इन सब चीज़ों से जो जुड़े हुए विषय हैं उन पे चर्चा की जानी चाहिए। और 370 और 35 से तो यहाँ की असेंबली वापस ला ही नहीं सकती। और पार्लियामेंट ने जो निर्णय लेना था वो पार्लियामेंट ने ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। तो व्हेन यू व्हिप अ डेड हॉर्स,
तो ये तो आप केवल राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें कैजुअलिटी पब्लिक इंटरेस्ट बन जाता है। जब आप राजनीति का स्तर इतना गिरा देते हैं कि जिस विषय से निकल के कुछ नहीं आना है, उस पे सारी एनर्जी और अपना सारा टाइम आप वेस्ट कर देते हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जा सकते थे इस असेंबली सेशन में, विषयों पे चर्चा की जा सकती थी इस असेंबली सेशन में, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का भला हो सकता था। लेकिन इनके लिए मुझे लगता है कि राजनीति यही है, पोलराइज करें, ऐसे विषयों पे खलबली मचा दें जिन विषयों का एंड रिजल्ट कुछ नहीं होना है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी और मैच्योरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब 70 साल से अधिक हो गया इस डेमोक्रेटिक सेटअप को चलाते हुए, तमाम स्टेट्स में भी और सेंटर में भी। अब आगे बढ़ना चाहिए और चुनावों तक समझ आ रहा है। चुनावों तक आपने जो किया किया, लेकिन वंस यू फॉर्म द गवर्नमेंट, एंटर असेंबली, देन फिर आपको लोगों के लिए ही जीना मरना चाहिए। अंकुर जी, 5 अगस्त 2019 के बाद क्या तब्दीली देखी आपने जम्मू कश्मीर के अंदर? किन किन चीजों में फर्क आए? पब्लिक हित के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए कौन सी ऐसी चीजें हुई, ऐसे काम हुए? देखिए, 5 अगस्त 2019 को एक डेडलाइन मान के चलना मुझे लगता है कि पूरी सिचुएशन को की समझ को ट्रिविलाइज करने वाली बात होगी। ऐसे 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 मतलब एक ट्रिविलाइज का मतलब आप समझ लीजिए कि विषय बहुत व्यापक है, लेकिन ऐसे छोटा मोटा करके रफा दफा करने वाली बात होगी। वो नहीं होना चाहिए। नौकरियों का, एम्प्लॉयमेंट का संबंध तो आप इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी कैसी है उससे रिलेटेड है। सरकारी नौकरियां 4 से 5% रहती हैं। 100 लोगों को अगर नौकरी चाहिए तो 94-95% तो वो प्राइवेट सेक्टर से ही जनरेट होती है, यानी अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर में तो 4 से 5% ही है ना, बाकी सारे तो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्राइवेट अपना काम चला के, प्रोफेशनल्स हैं, टूरिस्ट ड्राइवर्स हैं, होटल्स हैं, व्हाटएवर जो भी वहाँ से होता है। तो मुझे लगता है कि उससे संबंधित है खुशहाली, उस इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित है जो प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करवा पाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करवा पाए। तो इसीलिए 5 अगस्त से केवल जोड़ देना, वो मुझे लगता है कि सिचुएशन को थोड़ा सा ट्रिविलाइज करने वाली बात होगी। उस दिशा में कदम आगे उठाए जाने चाहिए। भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे पॉलिसीज उस दिशा में कई सारे कदम उठाए हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ना रहे, गरीबी खत्म हो, हर किसी का अपना घर हो, लोग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड रहें, किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। जिन क्षेत्रों में उन्हें सब्सिडी देने की बात है वो मिल रही है। पर ईयर जो किसानों के अकाउंट में डायरेक्टली 6,000 जो अमाउंट जो चेंज होता रहता है, वो जो आ जाता है, उसकी अगर आप बात देख लें तो अपने पैरों पे खड़ा करने की बात है। फिर पेंशन्स की बात जो विडोज़ को मिलती हैं और ज़रूरतमंद लोगों को मिलती हैं, वो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया गया है। आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखें तो उसके बाद तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतनी रोबस्ट है कि इतनी अधिक इन्वेस्टमेंट भी जम्मू कश्मीर में आ रही है। इन्वेस्टमेंट एक्चुअल ग्राउंड पे मैनिफेस्ट हो, दैट इज अ मैटर ऑफ टाइम, वो टाइम टेक। अब आप 5,000 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो 1 साल में तो नहीं बन के प्रोडक्शन में चला जाएगा ना, दैट विल टेक इट्स टाइम। तो वो सारी चीजें हो रही है। हाँ, 5 अगस्त 2019 के साथ अगर आपको किसी चीज को जोड़ना है तो वो अलगाववाद की जो कमर टूटी है उसे जोड़ना है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिबेट्स में, डिस्कशंस में हमेशा ये कह चुके हैं, और जब हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो हमारी पार्टी की भी यही पोजीशन थी कि जम्मू कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन और आतंक की मशीनरी को ऑपरेट कराने के लिए जो तेल सप्लाई करने का काम करता है, ऑयलिंग का काम करता है, एक इनेबलिंग जो हमारे संविधान में ही प्रोविजन है, तो वो 370 और 35 से है। ये अलगाववाद को हम अलग है उस भावना को प्रमोट करने वाली एक बात है। सेपरेटिज्म को एड करने वाला एक तंत्र सा बन गया है, तो इसे ध्वस्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंप्लीटली हुआ नहीं ना, आतंकवाद तो अभी भी है। अभी देखो किश्तवाड़ में जो सान्या हुआ, बीडीजी मेंबर्स, नहीं, इस पे कोई डिबेट नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है। आतंकवाद को हैंडल करने के लिए डिफरेंट डायमेंशंस को दिमाग में रख के हर जगह पे आपको चोट करनी पड़ेगी। इकोसिस्टम की कमर तोड़ने के लिए सेपरेटिज्म एज एन आइडियोलॉजी, और उस आइडियोलॉजी को जो हमारे संविधान के अंदर के जो अनुच्छेद हैं उनसे जो ताकत मिल रही थी, उस ताकत को खत्म करना भी एक डायमेंशन थी। मैंने ये नहीं कहा कि एक जादू की छड़ी होगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये
क्रिटिकल, एक नेसेसरी कंडीशन थी। 370-35 को खत्म किए बिना जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की समस्या का समाधान नहीं करवाया जा सकता था। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होगा, ये 370 और 35 कहता था। और आप जानते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक अपने दिल में ये अगर भावना रखेगा कि हम अलग हैं और यहाँ पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा, तो एक अलगाववाद की भावना को आगे एड और अबेट करने वाली ही परिस्थिति बनेगी, जो पिछले 70 साल में बनी। और आपने देखा ही है कि 370 और 35 को इस्तेमाल करके यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज भी हो रही है, तो जो सेपरेटिस्ट सेसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, इसी का ढिंढोरा पीट के उन्होंने यहाँ पे लोगों को रेडिकलाइज और बरगलाने का काम किया। तो इसीलिए ये उस डायमेंशन मात्र के संबंध में मैं कह रहा हूँ कि उसे ध्वस्त करना, तोड़ना, खत्म करना जरूरी था, जो जिस बात की पुष्टि गृह मंत्री ने भी माननीय की पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जब उन्होंने कहा कि अलगाववाद की समस्या को अगर अंत करना है तो 370 और 35 को तोड़ना आवश्यक है। तो उस दृष्टिकोण से आप देखें तो बहुत सफलता मिली है। अब कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही थी जब तक, और अभी भी नहीं हो रही है। आतंक का जो इकोसिस्टम है उसे डेंट किया गया है। वो लोग जो यहाँ के नागरिक होने के बावजूद भी, यहाँ के देशवासी होने के बावजूद भी 370 और 35 की मदद लेके जो रेडिकलाइजेशन की मशीनरी बनी थी, उसके चलते जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और सरकारी नौकरी भी करते थे, उनको भी टर्मिनेट किया गया है। तो ऐसे फैसले लिए गए हैं, वो इनेबलिंग प्रोविजंस तो यहीं से आए हैं इसके खात्मे के बाद। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि 370 और 35 ने बहुत हद तक आतंकवाद की और आतंक के इकोसिस्टम की और सेपरेटिज्म के इकोसिस्टम की कमर तोड़ी है। आज जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। जमात भी जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वो भी मेन स्ट्रीम होने के लिए प्रयास कर रही है। ये भी एक कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से वैली से सीटें ना मिलने का, क्योंकि आपने ये कहा कि हमारे कुछ काफी तादाद में आजाद उम्मीदवार हैं। मुझे लगता है उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ। नहीं, ठीक बात है, वो एक चर्चा का विषय, और मुझे लगता है कि सिफोलॉजिस्ट्स कह सकते हैं कि क्या कारण रहेगी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे सफलता नहीं मिली या नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी अधिक सीट्स मिली। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर ये इम्प्रेशन जाता है कि वैली में कुछ लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड अंडरस्टैंडिंग के तहत खड़ा किया गया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा मिलेगा। इस बात पे कंसेंसस है, इस बात से कोई मुकरता नहीं है, पार्टी में भी कोई मुकरता नहीं है। वो सब चीज़ें हैं, था या नहीं था वो एक डिबेटेबल चीज़ हो सकती है। लोगों ने अपना निर्णय लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कोई कोशिशों में कमी नहीं रखी है कि हर जगह पे एक व्यापक विकास हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो। तो मुझे लगता है कि वो एक संतुष्टि की बात है। उसी दिशा में अगर पार्टी आगे काम करती रहेगी तो वो लोग भी जो अभी पार्टी के साथ नहीं जुड़े, आने वाले समय में जुड़ेंगे। और आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज में जहाँ पे पार्टी की सीट्स नहीं निकल पाई, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ी। वोट परसेंटेज में पार्टी नंबर 1 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अधिक वोट किसी अगर पार्टी को मिले इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ सीट्स, तो भारतीय जनता पार्टी है। और गुरेज की सीट अगर आप देख लें तो चंद वोटों से, जो वैली में एक डेब्यू होने वाली बात थी कि पहली सीट निकलेगी, तो छोटे से मार्जिन से पार्टी रही है। तो मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव दिशा में प्रयास होते रहें, जो पार्टी लगातार कर रही है विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीबडी, तो मुझे लगता है कि थिंग्स विल चेंज इन द टाइम्स टू। एक बड़ा इशू था पहाड़ी तबका का। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मांग को काफी अरसे के बाद जो है दिया, पूरा किया, उसे हमकनार किया, और बड़ी उम्मीदें थी खासकर भारतीय जनता पार्टी को पीर पंचाल के लोगों से। लेकिन क्या ऐसी बड़ी वजह रही कि वोट नहीं मिल पाया? वोट मिला, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जीत नहीं मिल सकी। ठीक बात है, और पार्टी की एक्सपेक्टेशन थी और हर कोई ये सोच रहा था कि जिस तरीके की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पार्टी ने यहाँ के लोगों की है, इस एरिया के लोगों की, और जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी उनकी पूर्ति की है, और सब कुछ बैलेंस करके, जो भी डिफरेंसेस थे बिटवीन द कम्युनिटीज उनको भी बैलेंस करके इक्वल, जिसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट या एम्पावरमेंट कहते हैं, वैसे बड़ा सोच समझ के फैसले लेके, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से सीट्स निकलेंगी, लोग साथ देंगे। एक हद तक, एक परसेंटेज तक लोगों का साथ मिला भी, लेकिन वो विक्ट्री मार्जिन नहीं ब्रीच पार्टी कर पाई और कैंडिडेट्स रिटर्न नहीं हो पाए। सभी हार गए वहाँ पे। मुझे लगता है कि आपको उस खित्ते में, उस एरिया में आम जनता को भी इंटरव्यू करना चाहिए, ताकि असल बात का पता पार्टी को और हमें भी पता चले फर्स्ट हैंड। ऑब्वियसली पार्टी अपने लेवल पे तो करती है कि क्या कारण रहे हार के, लेकिन मुझे लगता है कि जो एम्पावरमेंट का, जो देश हित का काम भारतीय जनता पार्टी ने राजौरी पुंछ के एरिया में, डोडा किश्तवाड़ के एरिया में, वैली में किया है, वो निरंतर इसी तरीके से चलता रहेगा।
पार्टी इलेक्शन जीतती है, पार्टी हारती है, बट दैट डज नॉट मीन ये पार्टी एंटी पीपल हो जाती है कि जिन्होंने वोट नहीं किया तो अब उनका कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, पार्टी ही एक बड़ी एंटिटी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझ के चलती है। अब कुछ सीढ़ियां पार्टी चढ़ चुकी है, अब और सीढ़ियां, जीतने वाली सीढ़ियां आने वाले समय में। अंकुर जी, आपने कहा कि आपको लोगों से पूछना चाहिए, आपने लोगों से पूछा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड शर्त ये रखी लोगों ने कि आप हमें आगे या कोई रिकॉर्ड या वीडियो या ऐसा नहीं होगा या नाम नहीं लेंगे। उसमें लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, डेवलपमेंट के काम करती है, जो इनका मैनिफेस्टो है लाइक एज राम मंदिर 370 तो वो इन्होंने पूरा किया, पहाड़ियों के लिए बात की वो इन्होंने पूरी की। लेकिन कुछ मंत्री या कुछ एमएलए भारतीय जनता पार्टी में ऐसे जो हमेशा मजहब का कार्ड खेलते हैं, हमेशा दूसरे मजहब के खिलाफ बोलते हैं, ये एक बड़ा कारण है। जब तक भारतीय जनता पार्टी ये चीजें, वो जो नारा है उस पर पूरा नहीं उतरेगी, सबका साथ सबका विकास, तो तब तक पॉसिबल नहीं। मुझे लगता है कि अगर नीतियों के स्तर पे आप देखिए तो पार्टी ने तो उसी तरीके से डिलीवर करने का अपना ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित किया है जिस तरीके से आम जनता एक्सपेक्ट करती है। राजनीति में है, ऑपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोनेंट्स जो हैं, वो प्रोपेगेंडा करते हैं और एक परसेप्शन बिल्ड की जाती है। मुझे लगता है कि हमें पार्टी नीति के स्तर पे क्या कर रही है उस पे अधिक ध्यान देना चाहिए और नीतियों के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं उसे आधार बनाना चाहिए अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। अगर हम किसी के प्रोपेगेंडा से ग्रसित होके झूठ के आधार पे जो अफवाह फैलाई जाती है उससे इन्फ्लुएंस होके अपना ओपिनियन बिल्ड करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक सही अप्रोच नहीं होगी। एंड यू विल आल्सो अग्री टू दिस कि आपको अपना ओपिनियन जो फॉर्म करना है वो जो फैसले लिए गए हैं उसे आधार बना के करना है, जो आपके सामने सच्चाई है उसे आधार बना के करना है। कोई क्या आपका ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसके आधार पे इन्फ्लुएंस होके नहीं करना है, सच्चाई को आधार बनाना है। और सच्चाई को अगर आधार बनाया जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 400 प्लस से अधिक सीटें सेंट्रल जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है उसमें जीतेगी और जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। अभी जो मरकज में सरकार बनी, क्या आपको लगता है अंकुर जी के जो बलडोजर चला उसका नुकसान हुआ? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंदी लगा दी है। देखिए मैं इस विषय पे कोई बात कहूं तो वो यही हो जाएगी कि विदाउट स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग जो आपने पूछा उसके ऊपर मैं अपने हिसाब से एक ओपिनियन दूं। मुझे लगता है कि शायद कम्युनिकेशन गैप रह गया जनता के बीच में, लेकिन फिर भी आप देखिए कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी तो कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एंजॉयज। तो ये राजनीति में रहता है, कभी कभी ऐसे नैरेटिव्स बिल्ड हो जाते हैं जो बैकफायर करते हैं, जो आपको नुकसान करते हैं। बीच में कुछ ऐसे नैरेटिव्स बिल्ड हो गए जिसके कारण पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी एक अटूट विश्वास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का पार्टी पे बना रहा। और भारतीय जनता पार्टी के आसपास तो कोई पार्टी नंबर्स के मामले में अगर आप देखें तो कहीं खड़ी भी नहीं होती है। अंकुर जी, अभी असेंबली सेशन, नेक्स्ट असेंबली सेशन जब होगा तो क्या उम्मीद करते हैं कि उस वक्त भी यही कुछ देखने को हमें मिलेगा या लोगों के कामकाज उजागर किए जाएंगे, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो? मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन तो यही है कि लोगों का हित जिन कार्यों से सधे, पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीज़ें करनी है उन पे काम होना चाहिए। गवर्नेंस इश्यूज को इन्हें हैंडल करना है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें जनता इस समय से चाहती है कि इस विषय पे ये निर्णय होना चाहिए। डेवलपमेंट के संबंध में क्या आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी रहेगी, किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को आप कम करेंगे, इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। और वी वुड एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट जो है वो इसी दिशा में रह के काम करेगी और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे असेंबली का सेशन ही वॉकआउट हो जाए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो कि वो इस तरीके के निर्णय ना ले, इस तरीके का काम असेंबली में ना करे, इस तरीके के रेजोल्यूशन या इस तरीके की गैर ज़रूरी चीज़ें असेंबली में ना पेश करे जिससे फिर लोगों के हित के कार्य साइड पे रह जाए और केवल आप एक अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए थिएट्रिक्स में इन्वॉल्व हो जाए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को थिएट्रिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। इज नो पॉइंट, जब आप गवर्नमेंट फॉर्म कर गए लोगों की खुशहाली के लिए काम कीजिए। आप ऐसी चीज़ें क्यों उठाएंगे जिसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं होना, आपकी क्षमता के बाहर की वो चीज़ है, आपके स्कोप के बाहर की वो बात है, तो उस पर आप सब कुछ अपना टाइम वेस्ट कर दे, उसी पे बयानबाजी करते रहें। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट को, दैट इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट।
एंड और हम उम्मीद करते हैं कि जितना ड्रामा इन्होंने करना था वो कर दिया, अब आगे ये नहीं दोहराएंगे, बट अगर दोहराएंगे तो फिर ऑपोजिशन इज अ हेल्दी ऑपोजिशन दिस टाइम। मुझे लगता है कि दे विल डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टेट की बात करें हम, जम्मू कश्मीर के लोगों की भी ये मांग है कि स्टेट दी जाए, और होम मिनिस्टर साहब ने, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ये चीज़ कही थी कि वक्त आने पे आपको दी जाएगी, लेकिन फिर उस पर सियासत क्यों? एक चीज़, अगर मरकज़ ने ये वादा किया हुआ है कि हम देंगे आपको, तो यहाँ की चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हों या नेशनल हों, उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ थी कि हमारी अगर सरकार बनी तो स्टेटहुड की हम बात करेंगे, 370 की बात करेंगे। तो क्या स्टेटहुड जल्दी मिलना चाहिए, डिले क्यों हो रहा है? देखिए, वो तो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन हो, उसमें दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है कि स्टेटहुड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कमिटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई छुपी हुई बात नहीं है। इलेक्शंस खत्म होने के बाद सरकार बने हुए भी केवल 1 महीना ही हुआ है, 1 महीना कुछ दिन हुए हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसे निर्णय रहते हैं जिसमें ये सीरियस डिसीजंस हैं। ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से क्या करना है, क्या कार्य प्रणाली होगी। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव करने हैं, क्योंकि कोई भी डिसीजन हवा में नहीं लिया गया होता है। किसी भी डिसीजन के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जिनकी पूर्ति होने के बाद ही फिर ये तय किया जाता है कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो मुझे लगता है कि हमें गृह मंत्री पे, केंद्र सरकार पे छोड़ना चाहिए। देयर इज नो रीजन फॉर एनीबडी टू डिसबिलीव द गवर्नमेंट, कोई कारण नहीं है। तो इसीलिए थिएट्रिक्स में ना इन्वॉल्व होके कि आप गैलरीज को एड्रेस कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे, कभी ये विषय उठा देंगे, उसमें ना इन्वॉल्व होते हुए जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है और गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उसे एक रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट प्रदर्शित करते हुए नॉन इश्यूज पे कोई भी ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। कमिटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, पार्लियामेंट पे भी है। पार्लियामेंट में दी गई कमिटमेंट से बड़ी और कमिटमेंट नहीं है। हैव पेशेंस, इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम, गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन, जैसा कि उन्होंने कहा है, लेकिन समय वो तय करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जल्द ही मिल जाएगा, इस बात का भी हमें सभी को सम्मान करना चाहिए। ये उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जिनको लोगों ने मैंडेट दिया, चुना, वो स्टेटहुड की डिमांड करेंगे, आगे इकट्ठे होके सेंटर से कहेंगे कि जी। देखिए, सेंटर को तो कहने की इंटरनली अगर एज ए पार्टी आप कहें तो जरूरत तब है जब सेंटर ने मना किया हो। तो क्या सेंटर ने मना किया है? नहीं किया है। सेंटर ने केवल आश्वासन नहीं दिया है पॉलिटिकल रैली में खड़े होके, सेंटर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में आश्वासन दिया है। और ये कितनी बार प्रधानमंत्री ने भी और गृह मंत्री ने भी इस बात को दोहराया है जो मैं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं से शब्द ले रहा हूँ कि जब हमने कहा है कि देंगे तो देंगे। तो मुझे लगता है कि किस तर्ज का स्टेटहुड आएगा, क्या लगता है? देखिए, स्टेटहुड है। स्टेट क्या है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो स्टेट तो वैसी ही होगी जैसी स्टेट होती है। फिर से एक स्टेट लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक यूनियन लिस्ट होती है। नहीं, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। स्पेशल स्टेटस उसको है कि उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे पौंडीचेरी को भी है। तो ये एक स्पेशल एक कंसेशन है कि यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी उसे एक असेंबली दी गई है। जम्मू कश्मीर को भी वैसे ही दी गई है, पौंडीचेरी को भी वैसे दी गई है। यूनियन टेरिटरी ही है, दिल्ली इज नॉट, दैट इज नोन एज एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और वो यूनियन टेरिटरी है विद अ स्पेशल कंसेशन कि इसकी असेंबली भी होगी तो चीफ मिनिस्टर भी होगा। तो दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली यूटी है, पौंडीचेरी यूटी है विद स्पेशल अरेंजमेंट कंसेशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेटहुड का मतलब वैसे ही स्टेट जैसे पंजाब है, हिमाचल है, उसी तरीके से स्टेट, जैसे जम्मू कश्मीर पहले था, माइनस ऑब्वियसली 370 35 एंड जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई। अंकुर जी, जम्मू कश्मीर के अंदर से डेली वेजर्स की हम बात करें या एसपीओज की बात करें, ये हर डिपार्टमेंट में एक बैकबोन का काम करते हैं। एक तो टाइमली उनकी सैलरी नहीं मिलती, दूसरा उनको परमानेंट करने के वादे किए गए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, वो कोई भी इलेक्शन हो, उसमें ये वादे किए जाते थे, लेकिन अभी तक वो वादे वफा नहीं हुए। तो क्या करना चाहिए पक्ष को, विपक्ष को, सारों मुद्दों को छोड़ के इन पे काम किया जाए और इनको रेगुलाइज? बिल्कुल मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष को मिलके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये पोजीशन है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटी है। उन्होंने ये कहा है कि इनकी रेगुलराइजेशन की जाएगी। तो पक्ष और विपक्ष को मिलके और असेंबली में इसी तरीके के विषयों पे चर्चा करके मुझे लगता है कि इन चीज़ों को इनके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में दी गई चीज़, और ख़ासकर जो जनता के हित में हो, इन गरीब परिवारों के हित में हो,
इस दिशा में कोई भी कदम उठाया जाएगा तो इनकी तरफ से पूरी कोऑपरेशन रहेगी। एज अ सिटीजन, एज अ मेंबर ऑफ द पार्टी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। हालांकि पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन, पार्टी के आधिकारिक जो व्यक्ति हैं वही इस पे कह सकते हैं विद दैट अथॉरिटी, बट आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि कल को इस विषय पे कोई चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे रहेगी इन लोगों के हितों को साधने के लिए। अंकुर जी, क्या मैसेज रहेगा व्यूवर्स के लिए, क्योंकि हम एक खूबसूरत डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, हमारी जमहूरियत ने, हमारे आइन ने ये हर मजहब को, हर इंसान को यह हक दिया है प्यार, मोहब्बत, खलूस, इखलास से रहने के लिए। क्या मैसेज है व्यूवर्स के लिए? देखिए, मैसेज इस समय पे देना एक बड़ा डिफिकल्ट है कि यू आर एजुकेटिंग समबडी, जनता सब जानती है। लेकिन यही है कि नाउ वी हैव अ पॉपुलर गवर्नमेंट इन J&K, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज पॉपुलर गवर्नमेंट। पॉपुलर का मतलब ये नहीं कि सब लोग चाहते हैं कि एनसी की आए, बहुत सारे मैक्सिमम लोग चाहते थे कि ना आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले, वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का अधिक है। नाउ सिंस वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि अब जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, हर चीज़ का जनता को नॉलेज है, जनता अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जो कोर इश्यूज रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं, उस पर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराए, चर्चाओं के माध्यम से, ऑर्गेनाइजिंग पीपल इन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट समथिंग जो लोगों को लगता है कि इट्स नॉट गुड, तो अपने नुमाइंदों को, अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना, एक जिम्मेवार नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करना, यही मेरा निवेदन रहेगा कि इस दिशा में भी आगे बढ़े। और यंग जनरेशन इज डूइंग इट। यंग जनरेशन तो ये सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछिए, सरकारों से सवाल पूछिए, अपने नुमाइंदों से सवाल पूछिए, बताइए उन्हें कि इन विषयों पे कुछ कीजिए, सजेशंस दीजिए। नुमाइंदा आपने चुना है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। नुमाइंदे के पास जाके सुझाइए भी, सजेस्ट भी कीजिए, और पढ़ लिख के, रिसर्च करके दिस, तो एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ हम तभी बढ़ेंगे। अंकुर जी, बहुत शुक्रिया पीर पंजाल स्पीक साहब बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नालिए थे हमारे साथ अंकुर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर और सीनियर वकील हैं। इन्होंने बात की। लास्ट में मेरा जो सवाल ये रहा कि उन्होंने भी वही चीज़ की जो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में और इंटरव्यूज में ये कहता हूं कि आपने जिन लीडरों को चुनना है इलेक्शन से पहले, अब चुन लिया, उनका एहतसाब जो है वो जरूरी करें, अपने मसाइल उन तक पहुंचाएं। अगर वो नहीं कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो एक जमहूरी हक है आपका प्रोटेस्ट करने का। और आज की डेट में बहुत आसान है, सोशल मीडिया के, हर इंसान सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर इंसान का अपना अकाउंट है, चाहे फेसबुक हो, एक्स हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, हर जगह पे है। तो आप अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। महमूद ख्वाजा को एक शर्त के साथ इजाजत दें, आप अपना और अपने चैनल पीर पंजाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।